हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 10 फरवरी 2025 हम आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। हमारे पास में सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आपकी आज की एग्जाम में पूछे गए हैं। हम 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ में आपको एक एक चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, क्लियर है। और इन वीडियोस की प्रॉपर पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम लिंक डाल देते हैं पीडीएफ के डायरेक्टली। तो आप जाकर डायरेक्टली पीडीएफ स्टडी मटेरियल में जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर हमने इससे पहले की डाल रखी है, बाकी की भी आपको जल्द अपडेट करवा दी जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी को उसको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में फिर हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी केग, है ना, सीएजी केग कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग है ये है वर्तमान में के संजय मूर्ति, इनका नाम है के संजय मूर्ति, नाम आप याद रखिएगा। श्री के संजय मूर्ति जो है इनको 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में शपथ दिलाई गई थी। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हिंदी में बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के 15वें नंबर के केग है ये। भारत का जो केग एक प्राधिकरण है ना, भारत का जो कंट्रोलर ऑडिटर महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये एक प्राधिकरण है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। और सीएजी का कार्य क्या होता है? तो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी जो प्राप्तियां हैं, तो प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण करना इनका मुख्य कार्य होता है सीएजी का, केग का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर अपन बात करें और डिटेल थोड़ी सी, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। केग संघ और राज्यों की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है और उनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भारत के इनकी नियुक्ति की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हैं तक पद पर ये बेसिकली बने रहते हैं। और केग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा बेसिकली प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हैं केग के बारे में, याद रखिएगा। गाइस देखिए, आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी एसएससी जीडी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो गाइस ये जो एसएससी जीडी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है पहले आपको 79 रुपीज़ में मिल रही थी, अभी आपको सिर्फ 49 रुपये में इसकी प्राइस कर दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जल्दी जाकर इनरोल कर लीजिएगा अभी के अभी, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए निकाला गया है। ये ऑफर जल्द ही समाप्त हो जाएगा, तो इसकी ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ से 500 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, ये भी सिर्फ 49 रुपये में, है ना। तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये स्पेशली अपॉर्चुनिटी आप सभी को हम दे रहे हैं सिर्फ 49 रुपये में, कुछ इस समय के लिए हमने निकाला है ना। तो जो भी लोग पहले इनरोल करेंगे उनको बेस्ट चीज़ें यहाँ पर मिल पाएंगी, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी इनरोल नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाकर इसमें इनरोल कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी ये महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे दिन बन रहा है आपका। क्वेश्चन का पैटर्न एक इस तरह से भी हो सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस जो योजना है इसके नाम से जाना जाता है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसको महाल नोबिस योजना भी कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महाल नोबिस मॉडल को अपनाया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। तो 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे और ये जो है मूल रणनीति थी भारी उद्योगों और सेवाओं पर खर्च में निवेश बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए, छोटे और घरेलू उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए, जितना संभव हो सके उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32A है इसमें क्या है? अनुच्छेद 32A में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32A है अब ये निरस्त हो चुका है। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से जुड़ा हुआ था, जो अब निरस्त हो चुका है।
बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद जो 32 है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो भारतीय संविधान का जो हृदय और आत्मा बताया है किस अनुच्छेद को बताया है, अनुच्छेद 32 को किसने बताया, BR अम्बेडकर ने। क्लियर है। ये एक नागरिकों को उसके द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 32। और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अंबेडकर जी ने कहा है ये संविधान की आत्मा है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार भी यह देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक का कोई फेस्टिवल पूछा था कि किस महीने में आता है इस तरह से, और एक कोई बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कौन सा त्योहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो दोनों की बात हमने मानी है, दोनों का हमने क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। क्लियर है। तो कुर्ग दशहरा कर्नाटका ये आपका बेसिकली हो सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो ये डिटेल कवर कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उगादी जो है भारत के दक्षिण राज्यों जैसे कि विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये जो है हिंदू चंद्र पंचांग जो है इसकी शुरुआत का प्रतीक है और चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो सामान्यतः मार्च या अप्रैल में पड़ता है। ये बात ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में। तो कुर्ग दशहरा की बात करते हैं सबसे पहले, कर्नाटका से रिलेटेड है ये जो पर्व है कुर्ग के पहाड़ी इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मल्लनाथ जत्रे ये कर्नाटका का है, पर्वत पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में मनाया जाता है ये पर्व। और अरण्य कंडे उत्सव जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये पर्व पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में विशेष रूप से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के कुछ प्रमुख त्योहार और उनके महीनों की, जो कि क्वेश्चन में आपसे बना है कि कर्नाटक का कोई फेस्टिवल पूछा था किस महीने में आता है ना। तो यहाँ पर वो हमने डाले हैं, जैसे कि उगादी की बात करें, कन्नड़ वर्ष नववर्ष का प्रतीक ये है उगादी, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। कमला भेस दौड़ इसमें होता है नवंबर से मार्च के बीच में। कारगा उत्सव जो कि मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा सितंबर और अक्टूबर में। गौरी गणेश उत्सव ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव ये फरवरी में। मकर संक्रांति जैसा कि पता ही है जनवरी में आता है। वारा महालक्ष्मी व्रत ये जुलाई अगस्त में। और दिवाली ये जो है अक्टूबर नवंबर में। तो सारे उत्सव जो है हमने आपको बताए हैं, इन्हीं में से आई थिंक आपका पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2000 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ये है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर आएगा। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह दोनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। 2024 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र वाराणसी घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, जबकि गोदावरी सिंह की बात करें तो काष्ठकला या लकड़ी की शिल्पकला के लिए स्पेशली जानी जाती हैं। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र का नवंबर 2023 में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है बेसिकली इनको जो है दिया गया है। गोदावरी सिंह ने लकड़ी के खिलौनों की कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो वाराणसी की एक पारंपरिक शिल्पकला भी है। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने आपको बताया। ये 2024 आप यहाँ पर कीजिएगा, आपका यहाँ पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लोना शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है? तो ये कबड्डी में किया जाता है। और किसी ने इस तरह से बताया है कि कबड्डी में लोना जो है, लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो लोना के 2 अंक दिए जाते हैं। कबड्डी में लोना शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है। लोना के लिए टीम को 2 अंक मिलते हैं, है ना। कबड्डी में लोने से जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि अगर कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे ऑल आउट या लोना के जरिए 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं, उसे ही लोना या 2 अंक दिए जाते हैं अतिरिक्त। रेफरी या अंपायर रेड पूरी होने के बाद स्कोर करने वाली टीम को बोनस अंक देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो ये इस्लाम धर्म से जुड़ा था। अब यहाँ पर आपका हो सकता है इस्लाम ना देकर आपको मुस्लिम भी दे रखा हो, है ना, जो भी हो आपका करेक्ट आंसर इस तरह से रहेगा। एक ने इस तरह से बताया कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। ये जो आंदोलन है मुस्लिम एकजुटता का प्रतीक था। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच भारत में जो है चला था और यह आंदोलन जो था इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर तुर्की के खलीफा पद की फिर से बहाली करना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। अली बंधुओं ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई थी
है ना। 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था और इस आंदोलन को शुरू में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बल मिला था। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन के कारणों की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया था और सेवरेस की संधि 1920 के तहत तुर्की को बांट दिया गया था। मुस्लिम समुदाय को लगा कि संधि की शर्तें अपमानजनक थी। मुस्लिम पवित्र स्थलों पर खलीफा का शासन होना चाहिए। ये कुछ प्रमुख इसके कारण थे। अगला क्वेश्चन है 2024 में नृत्य के लिए किसे अवार्ड दिया गया था। तो साल 2024 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। ये नीना प्रसाद को दिया गया था। साल 2024 में नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नृत्य के क्षेत्र में कुछ और भी पुरस्कार जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन। तो नृत्य के क्षेत्र में कुछ और जो पुरस्कार है जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी रत्न पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार जैसे पुरस्कार संगीत नाटक जो अकादमी है ये देती है। कालिदास सम्मान शास्त्रीय कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार देती है कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन, फिल्म में नृत्य रचना के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के थ्रू। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीक अक्षर, ये जो वी है इसको नू भी कहा जाता है, नू, NU, नू, है ना। इसका जो साइन है किसे प्रदर्शित करता है, किसे दर्शाता है, तो फ्रिक्वेंसी को ये बेसिकली दर्शाता है। ग्रीक अक्षर है ये भी, ये ग्रीक वर्णमाला का 13वां अक्षर है और इसे न्यू कहा जाता है ना। ये जो वी जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको न्यू कहा जाता है और भौतिकी में इसे फ्रिक्वेंसी दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिनो, है ना, न्यूट्रिनो नामक कण के लिए भी वी का प्रयोग किया जाता है। तो ये न्यूट्रोनो या फ्रिक्वेंसी दोनों का आप देख लीजिएगा, जो भी होगा सही आपको यहाँ से क्लियर हमने कर दिया है ना। और गाइस मैं बता दूं, बाकी लोग बता रहे कुछ के पॉलिटी से क्वेश्चंस आया है आपका अनुच्छेद से, जो कि हमने कवर करवाए हैं। एक आध क्वेश्चन और बने हैं। सत्याग्रह किससे स्टार्ट हुआ था, इस तरह से कुछ बता रहे थे कि सत्याग्रह जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। और एक फुल फॉर्म आया था, साइंस से कोई था फुल फॉर्म, वो क्वेश्चन था एक, है ना। बाकी जनगणना से बता रहे कि जनगणना से नहीं था और बजट से भी नहीं था क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2024 का RBI का जो गवर्नर था, यानी 2024 तक RBI का गवर्नर कौन था, तो शक्तिकांत दास करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 तक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास कार्यकाल की शुरुआत हुई थी तो आपको यहाँ पर देख लेना है, सारी चीज़ें हमने मेंशन करके रखी हुई है। 12 दिसंबर 2018 को इन्होंने ज्वाइन किया था RBI, यानी कि RBI के गवर्नर ये बने थे। और वर्तमान जो कार्यकाल कब तक रहा है इनका, तो 3 साल का विस्तार एक्सटेंशन के साथ में। तो अभी तो ये बेसिकली नहीं है RBI के गवर्नर, है ना। देखिए यहाँ पर जो है 2021 से 24 तक ये बेसिकली रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूर्व पद भारत सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव। और कार्यकाल की प्रमुख बातें की बात करें, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, UPI और CBDC डिजिटल रुपया को बढ़ाने में योगदान, महंगाई और ब्याज दरों का प्रबंधन, रेपो रेट में बदलाव कर भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, कोविड-19 के दौरान आर्थिक सुधारों में भूमिका, लॉकडाउन के समय राहत पैकेज और नीतियों का संचालन इन्होंने किया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें इनके कार्यकाल की हैं जो कि आपको याद भी रखनी है। अगला क्वेश्चन है डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 78 फुट यानी कि 23.77 मीटर, है ना। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है 78 फुट होती है, 23.77 मीटर होती है। वहीं इसकी जो चौड़ाई है 36 फुट यानी कि 10.97 मीटर होती है। डबल्स मैच में खिलाड़ियों को कोर्ट की पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है डबल्स मैच में। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की कुछ जुड़ी और बातें हैं, जैसे कि डबल्स मैच में नेट पोस्ट, है ना, नेट पोस्ट का केंद्र कोर्ट से बाहर 3 फुट यानी कि 0.91 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और डबल्स मैच में पूरे कोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें ट्राम लाइनों के बीच का क्षेत्र भी जो है बेसिकली शामिल होता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये हमारी स्पेशल जीके वाली ई बुक है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो ये काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। जो पैटर्न आपकी एग्जाम में बन रहा है उसी पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो
ये नंबर दे रखे हैं, है ना। और डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो एप्लीकेशन पर डाला है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर गुड्डू हरियाणा राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है। उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाई। महावीर गुड्डू को 2024 में पद्मश्री सम्मानित किया गया पद्मश्री से। और इनका जो जन्म हुआ है हरियाणा के जिंद जिले के गांगोली जो गांव है यहाँ पर हुआ। इन्होंने शिव गायन और बम बम लहरी यानी बम लहरी जैसे पारंपरिक विधाओं को मंच पर प्रस्तुत करके हरियाणवी लोक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके अलावा महावीर गुड्डू इन्होंने नाहर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद, चौधरी देवीलाल, चौधरी रणवीर सिंह और चौधरी छोटूराम की जीवन गाथाओं का भी गायन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका एक, और एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि किस कैबिनेट मंत्री के बारे में उन्होंने पूछा है। बाकी हमने यहाँ पर लिस्ट डाल दी, आप अच्छे से कवर करिएगा। नितिन जयराम गडकरी की अगर अपन बात करते हैं तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास में है। भारत सरकार के वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री की सूची है ये यहाँ पर डाली है, जैसे कि राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्रालय इनके पास में, सहकारिता मंत्रालय इनके पास में है, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जयप्रकाश नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक इनके पास में, शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास भी इनके पास में है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट भी इनके पास में ही है, सुब्रमण्यम जयशंकर है ना इनके पास में है, एस जयशंकर इनको कहा जाता है, और इनके पास में विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्रालय की काफ़ी चर्चा हो रही है अभी भारत में, आप सभी को बताइए क्या मामला है क्या नहीं है ना। तो उस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही है सुब्रमण्यम जयशंकर की, एस जयशंकर की, विदेश मंत्री है। मनोहर लाल जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इनके पास में, बिजली मंत्रालय भी है ना, बिजली मंत्रालय। HD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय है। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है ना। जीतन राम मांझी MSME मंत्री है ये। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायत राज मंत्रालय पशुपालन और मत्स्य पालन डेयरी इनके पास में। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। किरण किंजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी है ना। ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा, हमने सारे डाल दिए अच्छे से, PDF भी हम दे देंगे, पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ाना चाहे तो। क्लियर है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक और अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास, ये सारे इनके पास में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। और शास्त्रीय नृत्य से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है ये। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की थी। मोहिनीअट्टम नाट्यशास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। ये शैली भी कहीं पर पूछी जाती है आपकी, किस शैली पर आधारित है? लास्य शैली पर। इसमें नाजुक हरकतें, चेहरे की अधिक स्नेह भाव आधारित है, या इस पर बेस्ड है पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर करेक्ट आंसर रहेगा। धन विधेयक भारत के संविधान का, देखिए भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 198 में कहा गया कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के यानी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यपाल की सलाह सिफारिश के आधार पर ही उसको पेश किया जा सकता है। विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे इसकी सिफारिशों के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा, और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को विधान को वापस कर देगी, है ना। ये बेसिकली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति से रिलेटेड था, ग्रीन रिवोल्यूशन से। तो कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इसके माध्यम से। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, भूखमरी कम हुई है। तो हरित क्रांति के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि इससे किसानों की आय में सुधार हुआ है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई है, कृषि क्षेत्र में श्रम की तीव्रता कम हुई है, और इससे खाद्य आयात पर निर्भरता कम हुई है, इससे गरीबी और भूखमरी कम हुई है, इससे कृषि क्षेत्र की आधुनिकीकरण हुआ है। ये सारी चीज़ें हुई है। अगला क्वेश्चन है, गबू हावे
त्योहार किस राज्य का है? तो ये असम करेक्ट आंसर रहेगा। गबू हावे फेस्टिवल असम राज्य का त्योहार है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है जिसके साथ बिहू नृत्य भी जुड़ा हुआ है। तो बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है और ये जो नृत्य है युवा और महिला करते हैं इसको। इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक रंगीन अस्मिया परिधान पहनते हैं। बिहू त्योहार से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि बिहू त्योहार को असम में नए साल के रूप में मनाया जाता है। बिहू नृत्य की खासियत इसकी तेज कदमों और तीव्र गतियों वाली नृत्य मुद्राएं शामिल इसमें है ना। बाकी गबू हावे त्योहार हमने आपको बता दिया, असम राज्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया था, फिर भी हमने बताने की कोशिश की। देखिए भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है? आर्टिकल 32 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। और इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ रिट याचिका दाखिल भी बेसिकली कर सकता है। तो ये पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारी SSC DD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाइए डेमो चेकआउट करिएगा, देखिएगा अच्छे से। और अभी इनरोल नहीं किया है तो अभी के अभी करिएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए, जल्द ही ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर वापस से इसकी प्राइस बढ़कर वही हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, यानी कि 800 के समथिंग यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है, जिसमें PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें दुनिया भर की। तो जाकर जाइए, चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा और तुरंत से इनरोल कर लीजिएगा। क्लियर है? लेटेस्ट पैटर्न है जो एग्जाम में बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा कंटेंट। ये हमारी RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। RRB NTPC की भी अवेलेबल है, इन सभी पर भी काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। जाइए चेकआउट करिएगा, डेमो देखिएगा और बाद में इनरोल करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अगर अभी से इनरोल करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी थे, यानी कि काफ़ी हद तक अपना जो स्कोर है यहाँ से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जाइए चेकआउट करिएगा, जल्दी से इनरोल कर सकते हैं। और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, तो इनके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में गाइस गेहूं का पर्यायवाची शब्द पूछा है, गेहूं का पर्यायवाची। इसके अलावा गद्यांश 5 आपके क्वेश्चंस बने हैं, एक गद्यांश आपका आया था। रचनाओं से क्वेश्चंस बनाए, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आपका बना है। संज्ञा से एक क्वेश्चन बनाए, पर्यायवाची से क्वेश्चन बनाए, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपका बनाए, बहुवचन से क्वेश्चंस नहीं बनाए। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चंस थे आपके, मुहावरे से 1 क्वेश्चन था, पैराजंबल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये हिंदी का टॉपिक है। मैथ्स में 2 क्वेश्चंस बने प्रतिशत परसेंटेज से। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चंस बने। SICI से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं और औसत से आपके 2 क्वेश्चंस बने। DI से क्वेश्चंस 0 बना है। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन है। LCM SCF से 1 से 2 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। रेशियो से, पाइप और टंकी, है ना, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था आपका और समय कार्य से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? और इसके अलावा अनुपात से 1 क्वेश्चन था आपका, 2D से 1 क्वेश्चन था और टाइम स्पीड से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम से 1 था। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 था। सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था। सीरीज फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था। आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिटिंग जो अरेंजमेंट है इससे 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था। पजल से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये सारा का सारा हमने कंटेंट आपको दिखा दिया, जो आपकी एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बने थे सारा आपका कवर करवा दिया है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अपने पैटर्न को समझने में मदद मिली होगी। आज का पैटर्न कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। जो लोगों ने एग्जाम दिया है वो भी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि पैटर्न कैसा था, किस तरह की चीज़ें आपको आज देखने को मिली हैं, है ना। और ये SSC DD वाला स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाइए इनरोल करिएगा। काफ़ी हद तक आपको कम प्राइस में ये मिल रहा है ना। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट डील है आप सभी के लिए। इसकी जो प्राइस है जल्द ही इंक्रीज़ कर दी जाएगी, तो आप सभी जाकर इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें की है आप सभी की स्पेशल डिमांड के पर ही हमने की है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप सभी की, इसलिए हमने काफ़ी कम प्राइस इसकी कर दी है लिमिटेड टाइम के लिए। तो जल्दी से जाकर इनरोल कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ये हमारी RRB NTPC RPF कांस्टेबल वगैरह की भी है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, भी सारी नई की नहीं है ना। जरूर से जाकर इनरोल करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न वाली है सारी की सारी टेस्ट सीरीज वगैरह। और ये हमारी ई बुक है स्पेशल है MP GK की, यानी कि GK स्पेशल ई बुक है, स्टैटिक GK की।
तो इसकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में डलिए, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।